भारत मिशन शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपियों, सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। अब मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की तरफ बढ़ती हूँ। हम क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेंगे, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एसएमई को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत ट्रेडनेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेडनेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। ये एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। इसके माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के में बहुत से अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। हमारे युवाओं के पास दोनों गुण हैं। युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क उभरते हुए टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ये प्रतिभा और अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु एक तंत्र का सुझाव देगा। हमारी सरकार उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडार गृह के उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करेगी। कार्गो जांच और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा। अब मैं इंजन के रूप में सुधारों की तरफ बढ़ती हूँ और विशेष सुधारों का उल्लेख करूंगी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, दूसरा करदाता चार्टर, तीसरा त्वरित विवरणी, चौथा स्वकर निर्धारण पर लगभग 99% विवरणी, पांचवा विवाद से विश्वास। The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available में जांच संबंधी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूँ। मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से संबद्ध मौजूद सीमाओं और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। NABFID अवसंरचना के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड हेतु एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन उत्पादों के विनियमित
the scope for समन्वय और fast विकास के लिए track फोरम की mergers स्थापना will की also जाएगी। be widened and the process made KYC simpler. प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रार का पुनरुद्धार किया जाएगा। हम आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे। And in the spirit of first कंपनियों के developed विलय के लिए India, त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। in several aspects, including financial अंतरिम and बजट में ये non-financial, प्रस्तावित our government has हमने demonstrated a वर्ष steadfast 2024 commitment में दो to देशों ease के साथ of doing द्विपक्षीय business. निवेश संधियों We are determined पर to हस्ताक्षर ensure किए। that our सतत regulations विदेशी must निवेश keep को बढ़ावा up देने with और फर्स्ट technological डेवलप इंडिया की innovations भावना से and मौजूद global policy मॉडल developments. BIT का पुनरुद्धार A करके light touch इसे regulatory और अधिक framework निवेश अनुकूल based बनाया on जाएगा। principles and trust will विनियामक unleash सुधार productivity पिछले 10 and वर्षों के employment. दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं कि हमारे विनियमन प्रौद्योगिकी नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पुराने कानूनों को के तहत बनाए गए विनियमों को अद्यतन करेंगे। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक लचीली जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए मैं 4 विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमनों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके परिवर्तनशील उपाय करना है, ताकि विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के मामले में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके। राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमनों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तंत्र उनकी जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। अब मैं राजकोषीय नीति के बारे में बताना चाहूंगी। जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हम राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय सरकार का ऋण GDP के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा FRBM विवरण में दिया गया है। संशोधित अनुमान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 4.8% है। बजट अनुमान वर्ष 2025-26 वर्ष
2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांक